नमस्कार। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सब लोग का स्वागत है। विगत महामारी के प्रकोप के कारण पिछले 2 सत्र से लगातार ये जो कक्षाएं हैं प्रभावित रही हैं। इस बार पुनः जो तीसरी लहर है उस कारण से सभी अध्यापकों को और हमारे छात्र एवं छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। आज इतिहास में हम तीसरा पाठ द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि भूमंडलीयकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। जब ये चीजें समझ में आएंगी तो आगे के जो प्रश्न है हमारे इस पाठ से संबंधित वो निश्चित है कि हमको आसान लगेंगे और जल्दी से हम उनको तैयार कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट में आधुनिक युग से पहले की क्या स्थिति थी। तो लगभग हम अभी की बात करें, आजादी के समय की बात करें या 50 साल पहले की बात करें तो हमने बहुत सी आर्थिक स्थिति में देखी कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं या चीजें हैं जो हम उपयोग में ला रहे हैं। उस वस्तुएं जो हैं संपूर्ण विश्व में कहीं न कहीं से वो हमको हर जगह प्राप्त हो जाती है, चाहे वो खेल के सामान ही क्यों ना हो, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई ना हो, स्पोर्ट्स से संबंधित पोशाकें क्यों ना हो, दवाइयाँ क्यों ना हो। और वर्तमान में जो हम ये महामारी का जो प्रकोप झेल रहे हैं वो भी उसको भी हम देख सकते हैं कि वो भी ग्लोबल है। वो समस्या एक पूरी की पूरी विश्व को प्रभावित कर रही है। लेकिन हमको यहाँ से किस प्रकार से आधुनिक युग में मानव को उन आविष्कारों ने, उन औद्योगिक कारखानों ने जो भी वस्तुएं उपलब्ध कराई जिस कारण से मनुष्य और एक दूसरे के नजदीक आता चला गया। पहले यह था कि भारत अपनी ही दुनिया में मस्त था, उसे बाहर की दुनिया में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे संसाधनों की खोज होती चली गई, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी परिवर्तित होती चली गई जिस कारण से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गंतव्य में गया तो वो अपने साथ केवल अपना शरीर नहीं लेके गया, वो अपने साथ विचार लेके गया, अपने साथ संस्कृति लेकर के गया, खान पान की वस्तुएं लेकर के गया और जहां पर भी गया वहां से कुछ न कुछ विचार लेकर के वो भी अपने देश लौटा, जिस कारण से लोगों ने दुनिया को महसूस किया। 15वीं शताब्दी तक अमेरिका के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। जैसे ही कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, अमेरिका की खोज की, तो वहां की धन और संपदा के बारे में यूरोप में चर्चे बिल्कुल आम हो गए। यूरोप की बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण उनके वीर साहसी नाविकों ने दूर दूर देशों की यात्राएं की। एशिया में 2 सभ्यताएं, 2 संस्कृति जो आज चीन और भारत के नाम से जाने जाती हैं, उस समय उनके पूरे विश्व के व्यापार पर वर्चस्व था। लेकिन यूरोपीय, खासतौर पर पुर्तगाली और स्पेनिश नाविकों ने दुनिया के प्रत्येक कोने में जा जाकर के अनेक भौगोलिक खोजें की। उन्होंने अमेरिका जैसे देश में जो दुनिया से अनजान था वहां पर जाकर के अपने उपनिवेश स्थापित किए। ये उपनिवेश केवल अपनी ताकत के बल पर नहीं थे, वे जो अपने साथ लेकर के गए कीटाणु और वायरस, जिस कारण से पूरी की पूरी वहां पर मानव जाति प्रभावित हुई और इन उपनिवेशी जो ताकतें थीं इनके पैर जमाने में इन महामारियों के भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरा बात आती है कि रेशम मार्ग से किस प्रकार से दुनिया जुड़ी, जिसे हम सिल्क रूट भी कहते हैं।
15वीं शताब्दी के पूर्व यूरोप को जाने वाला जो मार्ग था, जो चीन, भारत और यूरोप जाते हुए यहां तक कि वो अफ्रीका महाद्वीप को भी जोड़ने वाला मार्ग था, यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग था। यहां से मुख्य तौर पर रेशम के बने हुए वस्त्र या कच्चा रेशम आयात और यानी भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था, और इसी रूट के माध्यम से भारत का व्यापार यूरोप से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका में मिस्र, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, इसके अलावा जो फारस की खाड़ी से संबंधित जो भी देश थे, वहां का संपूर्ण व्यापार इसी सिल्क रूट पर निर्भर करता था। भारत उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, व्यापार के माध्यम से होता था, क्योंकि यहाँ के जो मसाले जाते थे उनकी यूरोपीय देशों में बड़ी मांग हुआ करती थी और उससे अपार धन यहाँ के व्यापारी प्राप्त करते थे। यहाँ से तमाम चीजें जाती थी, खाद्यान्न की फसलें जाती थी, और वहां से वो सोना और चांदी लेकर के लौटते थे व्यापार। उसी समय कोलंबस नहीं, वास्को डिगामा ने भारत की एक समुद्री मार्ग की खोज की, जो एक मतलब एक ऐतिहासिक खोज थी, जिसने भारत के इतिहास को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक देश उस समय भारत से व्यापार करना चाहता था। भारत से व्यापार करके वो अधिक से अधिक धन कमाने की चाह रखता था। 1498 ईस्वी में वो जब कालीकट के बंदरगाह पर उतरा, फिर उसके बाद उसने वहां की स्थितियों को देखा तो वो दंग रह गया। यहाँ पर उसने कई वर्ष व्यतीत किए। फिर इसके बाद जब वहां पर अपने देश लौटा तो उसने भारत के बारे में बताया। बाद में पुर्तगाली तो आए, साथ में फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज जैसे तमाम यूरोपीय शक्तियों ने भारत की ओर अपना व्यापार करने का मन बनाया, लेकिन उस समुद्री मार्ग के कारण कहीं ना कहीं से ये जो व्यापार था सिल्क रूट का, वो प्रभावित हुआ। इस सिल्क रूट से दुनिया का जुड़ाव इसलिए था क्योंकि ये ईसा से पहले का मार्ग था, यानी 2000 साल पहले ये रेशम मार्ग बन चुका था, व्यापार का प्रमुख मार्ग था। पूरी की आधी से ज्यादा की जो दुनिया थी इसी मार्ग से अपना व्यापार तय करती थी, इसी से वो अपने विचार, तमाम आध्यात्मिक पुरुष, यहाँ का जो बौद्ध धर्म जो जन्मा वो किसी मार्ग के माध्यम से संपूर्ण विश्व में फैला। भारत से की खाड़ी से जो इस्लामिक प्रचारक आए, उन्होंने इसी मार्ग का अनुसरण किया। यहाँ से तमाम संत गए और उन्होंने अपने अपने सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दिया, और उन्होंने भारत की जो संस्कृति थी, जो साझा संस्कृति थी, उसका प्रचार प्रसार किया। इसके बाद विजय, बीमारी और व्यापार की बात आती है। यूरोपीय शक्तियों ने अधिकतर जो विजय प्राप्त की वो व्यापार के माध्यम से तय की, और वहां पर जिस भौगोलिक क्षेत्र में गए वहां पर अनेक प्रकार की खोजों और अनेक प्रकार की बीमारियों के साथ गए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र पर या किसी भी राष्ट्र के संसाधनों पर कब्जा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वहां की मानवीय शक्ति को कमजोर न किया जाए। तो ताकत से और बुद्धिमान तो थे, साथ में अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाने में भी नहीं चूकते थे।
अमेरिका की ख्याति, क्योंकि वो संसाधनों से परिपूर्ण था, वहाँ सभी प्रकार के संसाधन मौजूद थे, उस धनाढ्य भौगोलिक क्षेत्र को प्राप्त करने की यूरोप में होड़ सी लग गई और उन्होंने अमेरिका जाकर के अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने के काम में वो जुट गए। अनेक प्रकार के विषाणु गए, जिनमें चेचक सबसे प्रमुख था, क्योंकि वो चेचक जैसी बीमारी की खोज या काट अमेरिका के लोग नहीं जानते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि ये इस प्रकार की महामारी से किस प्रकार से निपटा जाता है, क्योंकि 15वीं शताब्दी के पूर्व वो बाकी दुनिया से कटे हुए थे, उन्हें दुनिया का ज्ञान ही नहीं था, वो अंधकारमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो भी वहां की मूल आबादी थी, तमाम समुदाय इस चेचक की बीमारी की भेंट चढ़ गए और अंत में वो नतमस्तक हो गए यूरोपीय शक्तियों के सामने। उन्होंने घुटने टेक दिए और संपूर्ण अमेरिका पर इन यूरोपीय शक्तियों का कब्जा हो गया। उन्होंने वहां से अपने अपने आर्थिक हितों को साधने का काम प्रारंभ किया। तो आगे है कि किस प्रकार, कुछ क्वेश्चन है इससे कि भूमंडलीयकृत विश्व बनने की क्या प्रक्रिया रही। तो उसमें हम लोग यही सोचेंगे कि हमको 50 साल पहले की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, जिस कारण से तमाम वस्तुएं थी जिनका ज्ञान, विज्ञान और उपयोग की जो तमाम वस्तुएं थी, उन्हें हम किस प्रकार से अपना करके सारे विश्व में प्रसारित कर सकते थे। प्रत्येक वस्तु का विश्व में व्याप्त हो जाना भूमंडलीकृत कहलाता है और दुनिया का एक मंच पर उपस्थित होना भी भूमंडलीकृत कहलाता है। विश्व का किसी भी भावना के प्रति एक हो जाना भूमंडलीकृत कहलाता है। इस प्रक्रिया में तमाम वर्ष लगे, लेकिन इनमें खोजें, आविष्कार प्रमुख थे। औद्योगिकी विकास के कारण वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचने लगी। क्यों? क्योंकि उनसे साधन और संसाधनों का भी विकास हुआ। रेलवे, पानी के बड़े जहाज, सड़क यातायात आदि में इतना सुधार हुआ कि दुनिया एक होने लगी। इसे ही हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना कहते हैं। इसी से संबंधित अगला प्रश्न था कि चीन दुनिया से क्यों अलग हो गया था। 15वीं शताब्दी तक चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र थे, परंतु 15वीं शताब्दी में जैसे ही अमेरिका का उदय हुआ, अमेरिका के बारे में यूरोपीय शक्तियों ने जाना और भौगोलिक खोजों के कारण जो जलमार्ग विकसित हुए, उस कारण से जो सिल्क रूट का जो व्यापार था वो प्रभावित हुआ। सारा का सारा फोकस यूरोप की ओर होने लगा और जिस कारण से चीन ने स्वयं को यूरोप के व्यापार से अपने आप को पृथक करने का काम प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से चीन पूरी दुनिया से 15वीं शताब्दी के बाद वो पृथक हो गया। अगला प्रश्न था कि समझाइए कि अमेरिका में किस तरह पुर्तगालियों और स्पेनिशों ने उपनिवेश स्थापित किए। 1492 में कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका जाने वाला मार्ग जब यूरोपीय लोगों को पता चला और वहां के संसाधनों के बारे में पता चला, तो उस संसाधनों को प्राप्त करने के लिए इन यूरोपीय जातियों में होड़ मचने लगी। सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे। स्पेन का वो नाविक था कोलंबस। निश्चित है कि कोलंबस
ने जाकर के दुनिया को बताया कि वहां पर क्या है, कितने संसाधन है। जब स्पेनिश वहां पर पहुंचे तो वो अपनी ताकत के बल पर उन्होंने उपनिवेश स्थापित नहीं किए। उन्होंने चेचक जैसी महामारी के माध्यम से वहां पर लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की। वहां के तमाम समुदायों को बीमारी की भेंट चढ़ा दी, जिससे विवश होकर के स्थायी जो अमेरिकी थे उन्हें घुटने टेकने पड़े और इन यूरोपीय शक्तियों का वहां पर उपनिवेश स्थापित हो गया। बहुत ही जल्द यह प्रक्रिया इसी जितनी तेजी से पूरी हुई कि जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज इस इतिहास के चैप्टर में इतना ही। अगले वाले वीडियो में आपको इससे संबंधित और भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा।